मायावती का भी कहना है कि सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है, सबसे बड़ी धार्मिक किताब है तो वो है भारत का संविधान। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सबसे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ है वो है संविधान। तीसरा अखिलेश यादव ने क्या कहा कि सबसे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ है वो है संविधान। इसका मतलब ये है कि जो बातें बीजेपी चला रही थी, बीजेपी को शायद ये लग रहा था कि रामचरितमानस पर जो बोला गया उसे बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो बीजेपी यहाँ गलत है कि 24 की जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में कहीं ना कहीं मंडल की राजनीति पे ही होगी। अगर ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है तो साफ ये दिख रहा है कि मंडल की राजनीति का काट कमंडल वालों के पास नहीं है कि 80, 40, 120 और लगभग 12 या 14 जो लोकसभा सीटें झारखंड में है, 134 अगर ये तीनों समीकरण बन जाते हैं, यानी हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मायावती और अखिलेश यादव ये तीन कोर्निया अगर भी बना लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगी बीजेपी को चुनाव जीतने में। कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्र ही नहीं बल्कि SC, ST और OBC की संज्ञा दी। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो भी आ चुके हैं महागठबंधन के साथ। हेमंत सोरेन ने वहां झारखंड में अपनी सरकार को बचाने के साथ साथ पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा करके ये दिखा दिया कि बीजेपी जो है वहां बैकफुट पे चली गई है। बीजेपी ना उसको उगल सकती है, ना बीजेपी जो है आरक्षण को निगल सकती है। कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के आंकड़ों के तहत बिहार में पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाएंगे और जैसे ही पिछड़ों का आरक्षण बढ़ेगा, जो धर्म की राजनीति है वो डाइवर्ट होकर के जात की राजनीति पे चलेगी। कि 14 के बाद नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को कोई परास्त नहीं कर सकता है, लेकिन याद कीजिए मोहन भागवत का वो बयान जिसमें कहा गया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जिसके बाद लालू यादव ने पूरे बिहार में घूम करके ये कहा कि आरक्षण खत्म होने वाला है और उनको विधानसभा में 180 सीटें आ गई। बिहार में रामचरितमानस के लेकर के एक बयान दिया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा और उसके बाद बिहार में बवाल मच ही गया था। अब यूपी में भी बवाल मच गया है। बीएसपी प्रमुख ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती हैं और यूपी में भी रामचरितमानस को लेकर के चर्चा हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी बोल रहे हैं। अब बिहार में भी राजद पर फ्रंट फुट पर लड़ रही है। इन्हीं सब मसलों पर हमारे साथ में हमारे सहयोगी सनी जी हैं बात करने के लिए। सनी, बिहार के बाद यूपी, इसे क्या समझा जाए, क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये प्रायोजित रूप से जो है ना वो मंडल और कमंडल की स्थिति बनाई जा रही है जानबूझ करके। क्योंकि मायावती का आज ये बयान देना, उनका ट्विटर हम उनका ट्विटर खोले हुए हैं और एक नहीं 3 ट्वीट उनका आया है। अभी तक जो है उनका 3 ट्वीट आया है। सबसे मजबूत उन्होंने बात कही कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्र ही नहीं बल्कि SC, ST और OBC की संज्ञा दी और अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा नए संविधान की अवहेलना ना करे। उनका सपा पर भी टारगेट है। लेकिन जिसमें मूल बात निकल के आ रहा है कि मायावती का भी कहना है कि सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है, सबसे बड़ी धार्मिक किताब है तो वो है भारत का संविधान। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सबसे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ है वो है संविधान। तीसरा अखिलेश यादव ने क्या कहा कि सबसे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ है वो है संविधान। इसका मतलब ये है कि जो बातें बीजेपी चला रही थी, बीजेपी को शायद ये लग रहा था कि रामचरितमानस पर जो बोला गया उसे बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो बीजेपी यहाँ गलत है। यहाँ जो बहुजन कम्युनिटी है, जो मंडल की राजनीति करने वाले हैं, उनको बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है। क्योंकि जिस किताब पर या जिसमें जो छंद लिखे गए हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन देश के 3 सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और मायावती ये खुल करके कह रही है कि अगर कोई सबसे बड़ा ग्रंथ है तो वो है भारत का संविधान। और इससे ये पता चलता है कि 24 की जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में कहीं ना कहीं मंडल की राजनीति पे ही होगी। अगर ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है तो साफ ये दिख रहा है कि मंडल की राजनीति का काट कमंडल वालों के पास नहीं है। यानी जो धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, और इसमें कोई दो शक नहीं होना चाहिए कि लालू यादव,
मुलायम सिंह यादव, मायावती जात की राजनीति करती है, बीजेपी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ धर्म की राजनीति करती है। इसमें कोई जो है वो फलसफा नहीं होना चाहिए और स्पष्ट सिद्धांत है कि ये पार्टियां जो है वो फ्रंट फुट पे लड़ रही है। अगर इस जगह पर कांग्रेस रहती तो वो बैकफुट पे चले जाती, लेकिन मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव फ्रंट फुट से लड़ाई कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आप सुन लीजिए, कल वो कई जगह पर दिल्ली में गए, स्टूडियो में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ वही हिंदू नहीं है, 85% जो जनसंख्या है वो भी हिंदू है। अगर उनकी अवहेलना हो रही है तो हम इस किताब को नहीं मानते हैं और ये जो किताब है उसको हम नहीं स्वीकार करते हैं। अगर कल एक वरिष्ठ पत्रकार है उर्मिलेश जी, उनका भी एक कंक्लूजन आया है कि 80, 40, 120 और लगभग 12 या 14 जो लोकसभा सीटें झारखंड में है, 134, अगर ये तीनों समीकरण बन जाते हैं, यानी हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मायावती और अखिलेश यादव, ये तीन कोर्निया अगर भी बना लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगी बीजेपी को चुनाव जीतने में, लोकसभा के सीट जीतने में। पर ये तो कहा जाता है सनी कि मायावती यूं कहे कि बैकडोर से बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, फिर भी मायावती इन सब मसलों पर आगे आ रही हैं। क्या इसको समझा जाए? क्या बिहार में या फिर जो हिंदी पट्टी राज्य है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है? देखिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। एक ही आदमी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है जिनका नाम मायावती है। उसके अलावा सब लोग प्लेटफॉर्म पर हैं। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो भी आ चुके हैं महागठबंधन के साथ। हेमंत सोरेन ने वहां झारखंड में अपनी सरकार को बचाने के साथ साथ पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा करके ये दिखा दिया कि बीजेपी जो है वहां बैकफुट पे चली गई है। बीजेपी ना उसको उगल सकती है, ना बीजेपी जो है आरक्षण को निगल सकती है। हालांकि जो बीजेपी का इतिहास रहा है, 92 में आप देखिएगा तो आरक्षण विरोधी रही है, इसमें नो डाउट है। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि बीजेपी आरक्षण का विरोध नहीं कर सकती है। आपको बस इंतजार करना होगा जाति आधारित जनगणना की। जाति आधारित जनगणना एक मास्टर स्ट्रोक है, इसको आप लोग अभी राजनीतिक रूप से कम आंक रहे हैं, लेकिन मैं लिख करके दे रहा हूं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के आंकड़ों के तहत बिहार में पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाएंगे और जैसे ही पिछड़ों का आरक्षण बढ़ेगा, जो धर्म की राजनीति है वो डाइवर्ट होकर के जात की राजनीति पे चलेगी और जहां जात की राजनीति शुरू होती है वहां धर्म का कोई नामो निशान नहीं रहता है। क्योंकि आप मंडल का इतिहास देख लीजिए, जब पूरे देश में बीजेपी को अच्छा जन समर्थन मिला, बिहार में मात्र 5 सीट पर वो सिमट गई थी। तो ये एक तरह से लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि बीजेपी को मात कैसे देना है और लालू प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं इस मसले पर वो अंदरूनी बैटिंग जरूर कर रहे हैं। सिंगापुर में बीमार चल रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। क्या राजद से संपर्क में है और इन सब मसलों पर उन्होंने कहा होगा कि फ्रंट फुट से आप करिए? देखिए, कल चंद्रशेखर का भी बयान आया, उदय नारायण चौधरी ने कहा कि हम कमंडल के सामने मंडल नहीं हारेंगे। तो ये लालू यादव ही कर सकते हैं और लालू यादव अगर चाहे तो फिर से उस राजनीति को, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी पता है और इतिहास है कि 14 के बाद नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को कोई परास्त नहीं कर सकता है। लेकिन याद कीजिए मोहन भागवत का वो बयान जिसमें कहा गया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जिसके बाद लालू यादव ने पूरे बिहार में घूम करके ये कहा कि आरक्षण खत्म होने वाला है और उनको विधानसभा में 180 सीटें आ गई। तो लालू प्रसाद यादव को बीजेपी से बहुत बड़ा डर है, चाहे वो अडवाणी का एरा हो चाहे नरेंद्र मोदी का एरा हो, दोनों को कोई पटकनी दिया है तो शख्स का नाम लालू यादव है। 92 में कमंडल की जो रथ थी, अडवाणी का जो रथ था, उसको रोक करके वहां से मामला वो खत्म करवा दिए और 2015 में जो नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा था कि हारने वाले ही नहीं है, बिहार में हराया भी और बहुत बेइज्जत करके हराया। चलिए, तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी सनी जी थे जिन्होंने बताया कि मंडल और कमंडल की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और वहीं लालू प्रसाद यादव जो कि सिंगापुर में इलाजरत हैं, उन्होंने ही निर्देश दिया है, ये एक तरह से किया जा रहा है। और वहीं मायावती भी इस राजनीति में कूद चुकी हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि इस राजनीति में 2024 और 25 में मंडल भारी पड़ेगा या कमंडल? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। या मायावती किस तरफ जाएगी? बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।